नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट्स इस अंदाज के अंदर हो रही हैं कि एक तरफ ईरान के बड़े हमले इसराइल के ऊपर हो रहे हैं। एक एक हमला बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहली बार इसराइल के उन हिस्सों को टारगेट किया जा रहा है जिसको आज तक कोई टारगेट नहीं कर सका है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो इसराइल को घुटनों के ऊपर लेकर आ रही है। दूसरी सूरत में बड़ी डेवलपमेंट्स इस अंदाज के अंदर हो रही हैं कि हर कोई अपनी पोजीशन वाज़ेह कर रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है, किस अंदाज के अंदर खड़ा है, किस हद तक खड़ा है। जो रीजनल ममालिक हैं वो किस हद तक खड़े हैं और रेजिस्टेंस वो क्या तैयारी कर रही है, और जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो कहां पर क्या तैयारी कर रही हैं। अमेरिका का हमला होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा, कब होगा, किस अंदाज के अंदर होगा। एक तरफ ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। तो अब नाज़रीन, एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि हिजबुल्लाह की जानिब से अनाउंसमेंट आई है। हिजबुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी पहली स्पीच हुई है और ईरान जंग के बाद उनकी पहली स्पीच हुई है जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात क्लियर की है। ये बड़े तारीखी लम्हात है, यानी एक ज्वाइंट वॉर जो है वो इजराइल के खिलाफ देखी जा रही है। और पिछली जो जंग है वो अरब स्टेट्स ने इजराइल के खिलाफ लड़ी थी और वो उस वक्त की जनरेशन ने देखा था कि सब जब वो, लेकिन आज की जो जंग है वो ईरान एज अ स्टेट और बाकी जो रेजिस्टेंस है वो इस वक्त इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं और फाते हो रहे हैं, गालिब हो रहे हैं। नज़ीर, हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने अनाउंस किया है कि हम न्यूट्रल नहीं होंगे। देखना, एक सीज़फायर हुआ है, लेबनानीज गवर्नमेंट कुछ कह रही है, मामला चल रहे हैं। कैटेगोरिकली हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने अनाउंस कर दिया है अगर अमेरिका अटैक करता है तो हम न्यूट्रल नहीं है। और ये बात फिर वही आ गई कि सबकी जानिब से अमेरिका को पैगाम यही है कि अगर पहली बात तो सीज़फायर अगर नहीं करना तो हम सारे के सारे जो रिंग के बाहर बैठेंगे और ये जो बदमाश उतरा है रिंग के अंदर इसका बंदोबस्त है वो ईरान कर लेगा। ठीक है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा बदमाश है ना, तुम कहते हो तुमने दुनिया के बेहतरीन वेपन्स इसको दे दिए हैं और इसको चलाने भी आते हैं और चलाता कहां पर है वो गजा में सबने देख लिया। ठीक है, तुम्हारा ये क्लेम है कि ये इस इधर का तुम्हारा नुमाइंदा है, सबसे बड़ा बदमाश है, सबसे बड़े वेपन जिसके बाद उसको चलाने भी आते हैं। तो फिर लड़ ले, रिंग के अंदर ये उतरा है ना, तो फिर लड़ ले ईरान के साथ, तबाह कर दे ईरान को। तो हम सारे रिंग के बाहर बैठेंगे और देखेंगे क्या होता है। लेकिन अगर रिंग के अंदर तुम भी आओगे तो फिर ये बात ध्यान में रख लो कि हम जो है वो भी फिर रिंग के बाहर नहीं बैठेंगे। ये बातें हमें ना सुनाओ कि न्यूट्रल होना चाहिए, अच्छा जी जब वो जंगों में कुछ नहीं रखा और फलाना और इजराइल के साथ लेकर चलना है, क्या फायदा इजराइल से लड़कर। ये बातें जब हमें ना सुनाओ। और जो लेबनानीज गवर्नमेंट है उसको भी वाज़ेह मैसेज हिजबुल्लाह की जानिब से दिया गया है। हिजबुल्लाह ने जब से सीज फायर हुआ है एक भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं जारी की है कि वो इस तरह से हमला करने जा रहा है। फिर अमेरिका हिजबुल्लाह जो है वो, और पता है कि भाई अमेरिका लेबनान के ऊपर भी बमबारी करेगा। तो ये डिल्यूजन था। आपको हम बार बार ये बात कर रहे थे कि ये जो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स है ना, इनकी ये डिल्यूजन के अंदर है। देखिए, इनके बड़े थे ना, और किंग फैसल जब वो कहकर गए थे कि ये किसी के इत्तेहादी नहीं है, तो वो भी तो एक जनरेशन गुजरी है। ठीक है, नई जनरेशन आई, उन्होंने इजराइल के साथ नॉर्मलाइज किया, कहा कि मिलकर चलेंगे। ओके, क्या इजराइल तुमसे मिलकर चला? क्या इजराइल ने तुम्हें यहां पर अमन दिया? क्या वो यहां पर तुम्हें अमन देने के लिए आए हैं? और मुझे तो ये टू स्टेट वाली थ्योरी ही सबसे ज्यादा एक इलॉजिकल सी बात लगती है। और आप मुझे एक बात बताएं, उनका यहां पर आना एक रिलीजियस है, एक रिलीजियस बुनियाद के ऊपर है कि भाई ये सारी जो लैंड है और इसके बॉर्डर यहां मेडिटेरियन सी से लेकर जॉर्डन तक ही हमारे बॉर्डर्स हैं। अच्छा, वो रिलीजियस बुनियाद के ऊपर क्लेम करता है कि 2000 साल पहले से ये हमारे पास, यानी हमारी थी, हम 2000 साल चले गए, तो अब दोबारा हम लेने आए। तो आप कहते हैं कि नहीं, आप ये थोड़े से वाली जमीन ले लो, बाकी तुम्हें नहीं मिलेगी। मतलब ये कितना इलॉजिकल है। इसलिए वो अब्राहम अकॉर्ड, वो नॉर्मलाइजेशन वो नहीं कामयाब हुई। इसलिए इनकी पॉलिसी डिल्यूजन के ऊपर मबनी थी कि इजराइल ना तुम्हें यहां टेक्नोलॉजी देने आया है, ना तुम्हें यहां पर कोई अमन देने आया है, ना तुम्हें यहां पर कोई अपने बराबर बिठाने के लिए आया है। उसने एक्सपेंशन करनी है और एक्सपेंशन जंगों के बगैर नहीं हो सकती। इसलिए ये प्रोजेक्ट ही फॉरएवर वॉर है। लेकिन बहरहाल इनकी जानिब से डिल्यूजन पॉलिसी। अब ये गजा से हम डिटैच रखेंगे, हमने गजा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इजराइल से हम नहीं लड़ेंगे। वो इजराइल को तेल भी दे रहे हैं, इजराइल के साथ तिजारत भी कर रहे हैं, इजराइल के एम्बेसडर भी इनके यहाँ बैठे हुए हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी इजराइल को हो रही है। गजा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम तो इजराइल से नहीं लड़ेंगे। बस यही हमारी सिक्योरिटी से इसमें है कि हम इजराइल से नहीं लड़ेंगे। गजा में जो कुछ मर्जी होता रहे, ये डिल्यूजन था। ठीक है ना, एक पिछली जनरेशन गुजरी है, उसने समझा। ठीक है, उस वक्त उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, ताकत नहीं थी, ठीक है, और वो नहीं जी सके। और अगर इस जनरेशन ने आकर नॉर्मलाइजेशन करनी भी थी और आगे चलना भी था इजराइल के साथ, तो इस तरह नहीं चला जा सकता कि वो आपकी लैंड के ऊपर कब्जा कर रहा हो, आपके लोगों के ऊपर बमबारी कर रहा हो और आप कहेंगे नहीं हम तो वही पॉलिसी रखेंगे। मतलब सीरिया अल शरा फारिग हो गया ना, लैंड के ऊपर कब्जा हो रहा है और वो कह रहे नहीं मैं तो इजराइल के साथ ऐसे इजराइल के साथ चला जाता है। ये डिल्यूजन था जो यहां पर जो फारिग हो गया। तो लेबनानीज गवर्नमेंट, और वो तो एक कमजोर सी गवर्नमेंट है ना, ये बाकी जो ताकतवर तरीन गवर्नमेंट्स हैं वो अपने आप को खतरे में देख रही हैं। ठीक है, तो हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि हम जब वो बिल्कुल ईरान के साथ खड़े हैं, कोई किसी गलत फहमी के अंदर ना रहे। और मैं आपको बता रहा हूं, हिजबुल्लाह जब अब आएगी ना, मैं आपको बता दूं हिजबुल्लाह ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया।
हिजबुल्लाह ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, और उस वक्त चूंकि उनको एक गारंटी दी गई थी कि आपका सीज़फायर गजा के सीज़फायर के साथ मशरूत है, जो बाद में हुआ भी सही, लेकिन फिर दोबारा इजराइल ने उसकी खिलाफवर्जी की। हिजबुल्लाह के पास मैन पावर है थाउजेंड्स की तादाद के अंदर, हिजबुल्लाह के पास मिसाइल हैं, हिजबुल्लाह के पास ड्रोन्स हैं, और हिजबुल्लाह ने अभी अपने सारे मिसाइल और ड्रोन्स इस्तेमाल नहीं किए, मैं आपको बता दूं। तो ये हिजबुल्लाह आएगी तो फिर बहुत बड़ी तबाही मचने वाली, ये बात है। तो हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल की अनाउंसमेंट आ गई। दूसरी ये बात है कि मल्टी वॉर हेड्स ये ईरान ने इस्तेमाल कर दिए हैं। ईरान की जानिब से कुछ ऐसे मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं जो पहली बार देखा जा रहा है। उसके ऊपर ये तल अवीव के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है कि ईरान ने कुछ ऐसे मिसाइल इस्तेमाल किए जो आगे मुख्तलिफ उसके अंदर यानी मल्टी वॉर हेड्स के अंदर जो है वो तकसीम हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और पाकिस्तान के हवाले से भी चीज़ें चल रही हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की वहाँ पर मुलाकात हुई है, और ट्रंप कह रहा है कि ईरान के हवाले से बात हुई है, और ट्रंप जैसा बेरुखा आदमी, मतलब वो आर्मी चीफ, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को बुला रहा है, ठीक है, और कह रहा है कि मेरे लिए बड़ा ऑनर की बात है, और मतलब बड़े पाकिस्तान बड़ा कमाल मुल्क है, इधर उधर की बातें। वो बरतानिया और फ्रांस के सदर को कहता है ये शोखा है। तो पाकिस्तान के बारे में अब देखना एक अमेरिका और पिछले कई सालों से पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरह के हैं। तो अचानक से ट्रंप साहब को पाकिस्तान के आर्मी चीफ में दिलचस्पी होगी और लंच पे बुला लिया और 1 घंटा मुलाकात जारी रही। तो बहरहाल इसके ऊपर भी डिस्कशन जारी हुई। पाकिस्तान की लीडरशिप को बड़ा समझदारी के साथ मामला करना है। उसकी वजह यह है, ये वो मामला यानी ये स्ट्रेटेजिक एरर है। कोई ईरान के खिलाफ यहां नहीं जा सकता, कोई यहां पर अमेरिका के साथ जाना नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। ना वो किसी मुल्क के लोग कबूल करेंगे, ना वो कोई स्ट्रेटेजिक फैसला होने वाला है। और अगली बात भी है, आप ये भी नहीं कह सकते कि हम न्यूट्रल हैं। यानी आपको एक तो ईरान के खिलाफ नहीं जाना, दूसरा न्यूट्रल भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको ईरान के साथ खड़े होना है। समवन आर्ग्यू, मतलब हर कोई आर्ग्यू कर सकता है, पॉलिसी डिसीजन है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये पूरा मिडिल ईस्ट में क्या हुआ है। उन्होंने कहा जी हम न्यूट्रल हैं, हम गजा में न्यूट्रल हैं। तो यहां पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर जंग आ गई है, और मैं आपके सामने ट्वीट रखूंगा, बल्कि अभी मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं। डायरेक्टर ऑफ एक तल अवीव की जो टॉप यूनिवर्सिटी है, उसका जो डायरेक्टर है, उसने कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करने के बाद हम पाकिस्तान को निमट लेंगे, पाकिस्तान को हम देखेंगे। ये उसका ट्वीट है, इस वक्त काफी चल भी रहा है। तो बॉर्डर्स के ऊपर जंग आ रही है, तो इस क्राइसिस से निकलने का हल न्यूट्रल नहीं है। ये क्राइसिस यहां पर रुकेगा नहीं, इस क्राइसिस को पूरी ताकत के साथ धकेलने की जरूरत है। अगर इससे हटकर कोई पॉलिसी लेगा तो वो मेरे ख्याल से एक इल्यूजन का शिकार होगा, और उसको रियलिज्म के अंदाज में देखना चाहिए कि कौन सी ताकतें हैं वो किस अज़ाइम के साथ यहां पर आई हैं। उनका हदफ सिर्फ ईरान नहीं है, तो इसलिए आप न्यूट्रल भी नहीं रह सकते। यहां पर इस खित्ते के अक़वाम का मुस्तक़बिल सिर्फ इस बात के अंदर है कि सब हाथ के अंदर हाथ मिलाएं और इन ताकतों का जब सामना करें। तो पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आ पड़ा है। देखिए जंग मुसल्लत हो गई है, आपके हमसाये के ऊपर जंग मुसल्लत हो गई है, और हमला करने वाले कह रहे हैं कि हमने कल को आप तक भी आना है। और ईरान की डिस्टेबलाइजेशन क्या पाकिस्तान महफूज होगा? भाई अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हुआ तो क्या पाकिस्तान महफूज था? तो ईरान की डिस्टेबलाइजेशन क्या पाकिस्तान जब महफूज होगा? सवाल है ना। तो आप न्यूट्रल भी नहीं हो सकते, और अमेरिका के साथ जाना तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए पाकिस्तान की लीडरशिप बड़ा वाइजली इसको देख भी रही है। ठीक है, वो अमेरिका को स्ट्रेट फॉरवर्डली ना नहीं करेंगे, लेकिन हाँ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वहां जैसे भी उन्होंने डील किया, क्योंकि इस मुलाकात की ज्यादा डिटेल तो सामने नहीं आई, तो जैसे भी डील किया ठीक है, लेकिन वो अमेरिका के साथ है। कुछ ये भी कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस मदद मांगी गई है, कुछ ये कह रहे हैं कि अड्डे मांगे गए हैं। अजीबोगरीब सी बातें जारी हैं, उसको कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने आपके सामने सिनेरियो रख दिया। ना आप न्यूट्रल हो सकते हैं, ना आप अमेरिका के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ना पाकिस्तान के लोग कबूल करेंगे। इस खित्ते के किसी भी कौम के जो है ना वो कबूल करने वाली नहीं है। अगर उसकी गवर्नमेंट ये फैसला करती है अमेरिका या इजराइल के साथ जाएगी इस जगह पर कोई, और वो उसका स्ट्रेटजिक एरर होगा, क्योंकि वो रुकेंगे नहीं, वो उन्होंने आगे तक आना है, क्योंकि उनकी लड़ाई असल में चीन के साथ है। तो चीन के इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं उनसे उनको तंग किया जाएगा, ठीक है। उनको चाइना के खिलाफ उन्होंने खड़ा करना है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ईरान की बारी है तो हम न्यूट्रल बनकर बैठे रहेंगे। और उधर जो है वो भरपूर तबाही, 100 ड्रोन फायर हो गए हैं, 100 ड्रोन। और इस बारे में बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन फायर हुए हैं ये बहुत ज्यादा लीथल हैं, और दरमियान में कुछ ईरान वो ड्रोन फायर कर रहा था जो सिर्फ ओवरवेल्म करने के लिए थे एयर डिफेंस को। अब उन्होंने वन वे सुसाइडल बड़े लीथल किस्म के ड्रोन है, जैसे उन्होंने मिसाइल फायर किया ना, मतलब ज्यादा बड़े और हैवी। अब उन्होंने ड्रोन्स में अपनी कैपेबिलिटीज का पहला बड़ा मुजाहरा किया है। 100 ड्रोन्स और बड़े पावरफुल ड्रोन्स उन्होंने फायर किए। और नेतन्याहू जो है वो उस वक्त उसकी हालत यह है कि वो कभी एक जगह पर मलबे के ढेर में जा रहा है, कभी दूसरी जगह पर जा रहा है, वहां पर रोना रो रहा है, विक्टिम बना हुआ है, देखो हमारे ऊपर जुल्म हो गया। और जो हॉस्पिटल वाला इन्होंने रोना रोया है, विक्टिम बने हुए हैं। 36 हॉस्पिटल थे गजा के, 36 के 36 तबाह हो गए। मुझे अच्छे तरीके से याद है जिस दिन पहले हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हुआ था। दुनिया यकीन नहीं कर सकती थी कि आज के दौर में भी हॉस्पिटल पर अटैक होगा। और जिस दिन पहले हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हुआ था 500 कैजुअलिटीज हुई थी, और बस यही लगा था कि बस ये सीज़फायर आज हुआ और सुबह हुआ। हॉस्पिटल्स के ऊपर आज की दुनिया में अटैक हो जाएगा, ये कैसे होगा? 36 के 36 हॉस्पिटल उन्होंने तबाह कर दिए। आज वो हॉस्पिटल को डायरेक्ट हिट भी नहीं हुआ है, वो शॉक वेव से, क्योंकि इन्होंने अपनी बिल्डिंग साथ बनाई हुई थी मिलिट्री की। तो वो जनाब, तो मलबे के ढेर, यानी ये आज तल अवीव के बना। अब ये विक्टिम कार्ड के ऊपर जब आगे हैं, और बेन गोरियन इनका जो सबसे बड़ी अलामत है एक तरह से, वो तारीख में पहली बार बंद हुआ। इनका जो पहला वज़ीर-ए-आज़म था, और ये वो है जो
1917 के अंदर यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ है, ठीक है ना। वेस्टर्न जो एलाइड फोर्सेस थी उसके साथ ये यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ है। ये बेन गुरियन जो है इसके नाम के ऊपर ये एयरपोर्ट है, ये पहली बार जो इस वक्त बंद है और इजरायली जो है वो बसेस के जरिए और कश्तियों के जरिए जो वो यहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं। और 4 मुल्क जो है वो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम के ऊपर जो वो तबाह हुए हैं। इराक वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, सीरिया केमिकल की वेपन्स हैं, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, लिबिया उनके पास जनाब इसी तरह के मामला, ठीक है ना। तो आज ईरान के ऊपर भी जो इल्जाम है वो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का है, यानी न्यूक्लियर वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। लेकिन यहां पर इनका नैरेटिव एक्सपोज हो गया, चलने से पहले एक्सपोज हो गया। उनकी हठधर्मी है, अना है, वो उसी बात को दोहरा रहे हैं। ट्रंप से पूछा जा रहा है क्यों हमला करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो न्यूक्लियर बना रहे हैं। वो कह रहे हैं जी सीआईए वाले तो कह रहे हैं कि नहीं बना रहे, आईएईए के चीफ कह रहा है कि नहीं बना रहे, बाकी कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। यूरोप भी कह रहा है कि नहीं बना रहे, कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं, वो कह बना रहे हैं। तो वो तो कोई बयानिया नहीं ना होता। आपके मुंह के ऊपर आपके रिपोर्टर्स पूछ रहे हैं, व्हाइट हाउस के अंदर पूछ रहे हैं कि वो तो नहीं बना रहे, अब नहीं वो तो बना रहे, तो वो ये कोई बयानिया नहीं होता। और वो यहां पर जब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। और बाकी रही सही कसर ईरानी मिसाइल ने निकाल दी। मैंने कहा था कि ये सारी बातें बदल जाएंगी और ये सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये जो अजीबो गरीब बातें और अजीबो गरीब नैरेटिव, इसका हल एक ही है और वो है ताकतवर मिसाइल। जिस दिन वो बरसेंगे इनकी सारी बातें जो है दुरुस्त हो जाएंगी, ठीक है ना। ये प्रोपेगेंडा जो है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हकीकत दुनिया के सामने आ जाएगी। वो इस वक्त आ चुकी है। जो हार जाता है उनके ऊपर प्रोपेगेंडा भी फिर ज्यादा मुसल्लत होता है। अब देखें हिटलर के बारे में जो मर्जी लिखते रहे, अगर हिटलर जीत गया होता तो तारीख वो लिख रहा होता ना, वो अपने अंदाज में लिखता। तो जितना कुछ हिटलर के बारे में लिखा गया है, अगर हिटलर जीत गया होता तो इतना लिखा जा सकता। तो ये जो हार जाता है उसके ऊपर प्रोपेगेंडा और मुसल्लत होता है। तो इसका जवाब सिर्फ ताकत होती है। और ताकतवर मिसाइल थे जो इस प्रोपेगेंडे को भी शिकस्त दे सकते थे। जो और तकलीफ दे होता है कि आपके ऊपर एग्रेशन हुआ है और उल्टा आपको जालिम कहा जा रहा है। ये कितना तकलीफ दे होता है मुझे बताइए। फलस्तीनियों के लिए कितना तकलीफ दे है कि उनको जालिम भी कहा जाता है, और जेनोसाइड भी भुगत रहे हैं। तो ये यहां पर इनको जब वो बहुत जोर की चपेट यहां पर पड़ी है। ये प्रोजेक्ट फॉल कर रहा है, बिल्कुल ये प्रोजेक्ट जो है इस वक्त फारिग हो चुका है। अब वो इस बात के ऊपर आगे हैं कि न्यूक्लियर गिराएंगे। मुझे सिर्फ ये बताएं, अब ये बैन गवर्नर ने कहा न्यूक्लियर गिराएंगे। कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज, वो कह रहे हैं हम सबसे तगड़े हैं। ट्रंप कह रहा है कि हमने सबसे बड़ी वेपनरी इनको दी है और इजराइल ये क्लेम करता है कि हम सबसे तगड़े हैं, यानी सबसे जंगी तैयार ये वो सारे हमारे पास सबसे ज्यादा है, यानी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज में किसी का मुकाबला नहीं है। अगर आप कन्वेंशनल से न्यूक्लियर पर जा रहे हैं तो इसका मतलब आपको कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में तो शिकस्त हो चुकी है ना। आपकी जंगी तैयारी तो फारिग हो गए, आपकी मुसाद तो फारिग हो गई, आपका वो इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी और पता नहीं क्या वो तो फारिग हो गया ना। आपने असैसिनेशन भी करनी, आप क्या न्यूक्लियर गिराएंगे। तो कन्वेंशनल वॉर में तो शिकस्त हो गई है, बाकी जब न्यूक्लियर आएगा तो फिर देख ली जाएगी। न्यूक्लियर गिराने के बाद ये समझते हैं कि ये यहां पर रह लेंगे। इनको अंदाजा भी नहीं है कि ये बातें क्या कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर को निशाना बनाएंगे, न्यूक्लियर गिराएंगे, इनको अंदाजा भी नहीं है कि उसके बाद इनके यहां पर चांसेस ही नहीं है, ठीक है। ये यहां पर रह लेंगे, सबके ऊपर न्यूक्लियर गिरा देंगे। तो ये इस तरह से मामला नहीं है। और वहां पर सबसे बड़ा फड्डा अब अमेरिका में ये पड़ा हुआ है कि अगर वहां से जब वो ताइवान निकल गया, वो सारे एसेट्स वहां से निकाल कर यहां लेकर आ रहे हैं। और वहां पर फड्डा ये है कि अगर ताइवान निकल गया तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये अमेरिका को बहुत बड़ा सेटबैक होगा। वो ताइवान ही के जरिए तो चीन को तंग करते हैं, तो ताइवान अगर निकल गया तो फिर चीन के और बड़ी ताकत के साथ वो दुनिया पर इमर्ज होगा। और इस वक्त इस्लामिक नेशन जो है वो यूनाइटेड है। आज इस्लामिक नेशन मोर अवेयर है। और इसकी मैं छोटी सी मिसाल, एक आम सी सादा सी मिसाल देता हूं। आप देख रहे होंगे हर किसी का व्हाट्सएप स्टेटस आप चेक करें, फेसबुक खोलें, बाकी स्टेटस चेक करें, आपको ये नजर आ रहा है। ये सबसे बड़ी अवेयरनेस है जो इराक के टाइम नहीं थी, जो सीरिया में, लिबिया में, इधर उधर अफगानिस्तान में नहीं थी ना। ये मीडियम से आज एक आम बंदा जो जंगों में इंटरेस्टेड नहीं है, जो आलमी सियासत में उसको पता नहीं है, वो भी ये चीज लगा रहा है। यानी आज की नेशन ज्यादा यूनाइटेड है। हम सिर्फ ईरान के बाद हम पूरी इस्लामिक नेशन की बात करें, ज्यादा यूनाइटेड है, ज्यादा अवेयर है, उसको पता है क्या हो रहा है और उसको पता है कि इसको कन्फ्रंट किस तरह करना है। हर कोई अपनी अपनी साथ, ये पब्लिक ओपिनियन के लिए बहुत बड़ी चीज है। यानी पाकिस्तान है, उसमें सब लोगों की राय वाज़ेह है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोई ऐसा फैसला कर सकती है। इसी तरह बाकी रीजन है, मिडिल ईस्ट है, बाकी इधर उधर के सारे मालिक, तो वहां पर इस्लामिक नेशन आज ज्यादा यूनाइटेड है और देख रही है कि कैसे सब लोगों के अमन को जब तबाह करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। मैं आपके सामने सबसे पहले हिजबुल्लाह की हेडलाइंस रखने जा रहा हूं। और हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, वी कैन नेवर बी न्यूट्रल व्हेन इट कम्स टू ईरान्स लेजिटिमेट राइट्स टू इंडिपेंडेंस वर्सेस द फॉल्सहुड ऑफ अमेरिका एंड इट्स एग्रेशन। बात वही हो रही है, इजराइल के मामले में कोई मुदाखलत नहीं कर रहा, क्योंकि ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि वो कितनी तबाही मचा सकता है। पहले दिन ये, दूसरे दिन ये था, और खासकर पहले दिन के जो पहला हमला होगा, क्या वो सिर्फ ईरान करेगा या बाकी सब मिलकर, हिजबुल्लाह भी करेगी इधर, ये बात थी। लेकिन पहले दिन, फिर दूसरे, फिर खासकर तीसरे दिन ये वाज़ेह हो गया कि कोई नहीं आएगा, सिर्फ ईरान जवाब देगा, ठीक है। तो अब वो क्या बात कर रहे हैं, वो सिर्फ अमेरिका की बात कर रहे हैं। हम भी रिंग के बाहर बैठेंगे, आप भी बैठेंगे, ये जो तुम्हारा 30 मार खाना है इसको हम देख लेंगे, ये ईरान के साथ जाकर लड़ ले, इसको बड़ा शौक है जंगे छेड़ने का। तो इतनी चपेटे पड़ रही है वहां से। तो अब नोट करें, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, यहां पर रेजिस्टेंस, सब एक ही बात कर रहे हैं, सीज फायर। और दूसरी बात यह कि अगर सीज फायर नहीं करना, लड़ना है, तो फिर इजराइल लड़ेगा।
अमेरिका को हम नहीं आने देंगे, और अगर अमेरिका आएगा तो फिर हम भी होंगे और हम भी लड़ेंगे। The US president threat to attack Imam Khamenei and Iran is an attack on all the people of the region and the free people of the world. देखें ये जो बात है ना इमाम खामनाई को निशान, उसके बाद देखें किसी के पास कंट्रोल नहीं होगा। यानी आप कह लें कि हिजबुल्लाह या ईरान या ये कोई आप कह लें कि कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स देंगे, वो जज्बाती रिस्पॉन्स होगा। उसमें हजारों मिसाल भी शामिल हो सकते हैं, उसमें कुछ भी शामिल हो सकता है। वो अभी तक का रिस्पॉन्स कैलकुलेटेड है, कंट्रोल्ड है, रिस्ट्रेन्ड है। वो तीनों चीजें नहीं होगी, वो जज्बाती रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो वो अनकंट्रोलेबल, वो तूफान होगा, और जिसको ये दावा दे रहे हैं, क़यामत को दावा दे रहे हैं। We stand alongside Iran, its leadership and its people, and we will act as we see fit in the continuing its this aggression. और हम हमला करेंगे, हम इसमें शामिल होंगे जो ही हमें ये अप्रोप्रिएट लगेगा, और जब अमेरिका आएगा तो हम बिल्कुल इसके अंदर जब शामिल होने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इजरायली एग्रेशन के जवाब में जिस तरह से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है, इसने ईरान की जो पावर है उसको बिल्कुल वाज़े तौर पर दुनिया के सामने रख दिया, और ईरान को सबड्यू करने की कोशिश ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और इस वक्त जो ईरान की जानिब से बहुत बड़े हमले किए गए हैं, एक तो 100 ड्रोन उन्होंने फायर किए हैं, ताज़ा तरीन हमले 100 ड्रोन है वो उन्होंने फायर किए हैं। मैसिव एक्सप्लोजन है इस वक्त हाइफा और नॉर्थ के अंदर इस वक्त वो कह रहे हैं बताए जा रहे हैं। और जो खरम शेर फैमिली के मिसाइल हैं वो आज उन्होंने इस्तेमाल किए। ये बहुत हैवी वॉरहेड्स वाले बहुत डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं जो उन्होंने यहां पर इस्तेमाल किए हैं, और मल्टी वॉरहेड्स के हवाले से वो यहां पर इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं कि क्या यहां पर वो इस्तेमाल हुए हैं। इजराइल प्रोब्स ईरान यूज ऑफ मल्टी वॉरहेड मिसाइल्स इन तल अवीव हिट और composed of smaller missiles that exploded into multiple fragments upon impact across the different areas in central Israel। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। यानी एक मिसाइल पीछे से आया है और आगे वो छोटे छोटे मिसाइल के अंदर तकसीम हो गया है, और वो कई जगहों पर हिट किया है। यानी वो 5 से 7 टारगेट्स को जाकर उसने हिट किया। ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। पीछे से एक मिसाइल है, और एयर डिफेंस कैसे पकड़ेगा भाई? देखें वो एयर डिफेंस कैसे पकड़ेगा? वो एयर डिफेंस तो एक को जाकर पकड़ेगा ना, वो आगे से 7 हो रहे हैं, तो वो तो आगे तो कैसे, मतलब ये बिल्कुल तबाही। और मल्टीपल स्मॉलर रॉकेट्स दैट एक्सप्लोडेड एंड स्कैटर्ड अक्रॉस द वेरियस लोकेशंस इन गुजदान रीजन, वो बिल्कुल आगे स्कैटर्ड हो गए और कई लोकेशन के ऊपर जाकर जब वो टकराए। वेरी डिस्ट्रक्टिव वेपन जब यहां पर इस्तेमाल हुए। और न्यूयॉर्क टाइम ये कह रहा है कि इजरायली जो है वो सीज फायर चाह रहे हैं। ये हमारी खबर नहीं है, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम की खबर है कि इजरायली इस वक्त सीज फायर चाह रहे हैं, और जो उनका 5000 इजरायली होमलेस हो गए तल अवीव के अंदर। 5000 इजरायली इस वक्त रेफ्यूजीज बन गए, आप जरा अंदाजा करिए। और ये वाली हेडलाइन देखिए, कैटास्ट्रोफिक लॉस इरानियन ब्लो टू विजमैन्स वॉर लिंक्ड फैसिलिटीज। ये जो विजमैन है ये उनका सिक्योरिटी के हवाले से और उनके आप कह लें कि टेक्नोलॉजी के हवाले से, रिसर्च के हवाले से सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जो इजराइल के पहले ही कायम हो गया था। इजराइल के कायम होने से पहले ये कायम हो गया था। विजमैन इनका पहला सदर था, उसके नाम के ऊपर ये रखा गया। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ब्लोज टू द इजरायली एंटिटीज मिलिटराइज्ड साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द वॉर बिगन। ये उनके जो मतलब मिलिटराइज्ड साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी टेक्नोलॉजी, सारी रिसर्च यहां पर होती है। ये बहुत बड़ा तबाही उन्होंने यहां पर मचाई। और यमन क्या कह रहा है? फ्रॉम गाजा टू ईरान वन बैटल अगेंस्ट इजरायली एग्रेशन। बिल्कुल सारे एक हैं। और अंदर क्या फटा पड़ा हुआ है? ट्रंप यूएस इंटेलिजेंस स्प्लिट ऑन ईरान गबर्ड साइडलाइन। तुलसी गबर्ड जो है वो उन्होंने कहा कि ईरान तो बना ही नहीं रहा, तो अब वो तुलसी गबर्ड को कहा जा रहा है कि वो रिजाइन करें। यानी ये इस वक्त ट्रंप साहब की अप्रोच है कि और पूरी तरह से जब वो एक्सपोज हो रहा है, मतलब उसने मुखालफत कर दी तो उसको कहा जा रहा है कि जब वो रिजाइन करो। ये वो लोग हैं जिनको ट्रंप साहब कह रहे हैं मैं चुन चुन कर लाया हूं, और वो इजराइल की खातिर जब उनको कुर्बान किया जा रहा है। तो इससे ट्रंप का जो बयानिया है वो चलने वाला नहीं है कि ये इनको हटा दिया जाएगा तो ट्रंप जो है वो उसका नैरेटिव चल पड़ेगा। ये तो उसकी और एक नई शिकस्त का सबूत है। और ये एक और सबूत है कि उन्होंने अपना नैरेटिव चेंज नहीं किया। हालांकि मतलब ट्रंप और वो उसने अपना नैरेटिव चेंज नहीं किया ट्रंप की धमकी के बावजूद। वो डटी है तो फिर वो कह रहा है कि फारिग हो जाओ। तो ये बड़ी गैर मामूली बातें हैं। तो ये इस वक्त की नाज़रीन ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है, और खतरा अभी बरकरार है। इन तमाम बातों के बावजूद कि ये अमेरिका हमला करेगा या नहीं करेगा, उससे ये खतरा टल नहीं गया, क्योंकि वजूहात सामने हैं। वहां पर ट्रंप मौजूद है जो इनफरादी सदा का फैसले कर रहा है। खतरात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सीज फायर के भी अब चांसेस पैदा हो चुके हैं, क्योंकि इजराइल शिकस्त की तरफ जा रहा है। और जो जंग वो आगे बढ़ाएगा, एयर डिफेंस उसका फारिग हो रहा है, वो 5-7 दिन सस्टेन ही नहीं कर सकता है। 5 दिन बाद इजराइल की हालत कुछ और होगी, ठीक है ना। और नेतन्याहू फारिग है, बिल्कुल नेतन्याहू फारिग हो चुका है। अमेरिकन इसको ऐसे अबंडन करेंगे कि वो कहेंगे अच्छा नेतन्याहू को होता भी था, अच्छा नेतन्याहू कोई होता है, मतलब कौन नेतन्याहू। तो ये अमेरिकन का एक रवैया है, ठीक है ना। तो ये वो वक्त भी आ जाएगा अगर ट्रंप ने कोई मजीद गलती ना की, मिसकैलकुलेशन ना की, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल फारिग हो चुका है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय लगा करें। इजाज़त दिया। अल्लाह हाफ़िज़।